करना दिया सरकार ने इतनी। हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। देखो, आप लोगों की मेंस की डेट आ गई है। कोई देखो, आपका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप लोगों की जजमेंट राइटिंग की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे अब स्टार्ट करेंगे जजमेंट राइटिंग की क्लासेस। ठीक है, अब सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई जजमेंट मतलब डेट आ जाए फिर हम स्टार्ट करें। तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप लोगों की जजमेंट राइटिंग की क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है। एक दो क्लासेस और बची है और हम खत्म कर देंगे, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और आप उसके आंसर करोगे। आपको डरना कोई नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। जितने भी दिन बचे हैं ना, सबसे पहले तो उसका टाइम टेबल सेट कर लो। कितने दिन बचे हैं अपने पास में? बताओ कितने दिन बचे हैं। देखो, मुझे तो देना नहीं आप लोग। 35 days. कितने हैं? 35 days. 35 days है ना? 34 precisely. मतलब जैसे देखो, एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको। ऑलरेडी मैं 2 बार देखो मेंस दे चुकी हूँ, तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है। उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अभी एकदम से धक धक हो गई हूँ कि आपको ये लगा होगा कि भाई इतनी जल्दी पेपर कैसे आ गया 10-11 तारीख को। लेकिन इन लोगों को क्या करना है, 45 बच्चे निकालने हैं। समझो, 45 बच्चे निकालने हैं, उसमें से भी 17 दो जैसे डिवाइडेड है वैसे निकालने हैं। तो इन लोगों का बनता था, ये पहले से ही डिसाइडेड था कि पेपर 15 अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शॉकिंग वाली न्यूज नहीं थी। ऑलरेडी सबको पता था कि भाई 15 अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगा। अभी बीच में जब लाइक रेट लगाने वाली बात हुई थी, तब ऐसा लगा था कि नहीं, नवंबर स्टार्टिंग में पेपर हो सकता है। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि सबके लिए ही 10-11 अक्टूबर, ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोगों के लिए ये 10-11 अक्टूबर। ठीक है, तो डरने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अपन लोग ऑलरेडी प्री क्लियर करके आ चुके हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत तो हमने सारा पढ़ा हुआ ही है। और अभी 18 अगस्त को रिजल्ट आया था, और 18 अगस्त से 6 सितंबर हो गई है। तो आप लोगों ने, क्योंकि अपन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई ऑफकोर्स नहीं छोड़ी होगी। ठीक है, तो जितने भी दिन है, 35 दिन है ना, तो 35 दिन में आपको क्या करना है, पहले अपना टाइम टेबल ऐसा सेट कर लेना है कि भाई इन 35 दिनों में मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और नींद का टाइम, अपनी नींद का टाइम 7 घंटे तो रख ही लो कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम पर सोना है। दूसरी बात, आपको यदि ऐसा लगता है कि आप रात को ज्यादा पढ़ सकते हो, मतलब अपना पूरी स्ट्रेटेजी पहले ही बनानी पड़ेगी। और मैं कहूंगी कि आज ही बना लो, आपके पास में कल से भी टाइम नहीं, कल का सेट कर लो कि भाई आप यदि रात को ज्यादा पढ़ सकते हो, रात को उठ के ज्यादा पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ो। अदरवाइज क्या होता है, सुबह पढ़ लो। ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है, सुबह शांति होती है। तो सुबह आप डिसाइड करो कि मुझे 5 बजे किसी भी हाल में उठना है। जैसे मैं होती तो मैं ये डिसाइड करती थी कि मुझे 5 बजे उठना है, और रात को 9 बजे तक मुझे सब खत्म करके सो जाना है। ठीक है, दूसरी बात, ये फोन का चक्कर, ठीक है, ये फोन वोन का चक्कर छोड़ दो। क्योंकि अभी आपके टाइम मतलब आपको जो डिस्ट्रैक्ट करेगा वो सिर्फ फोन करेगा, मोबाइल करेगा। आप यहाँ से नोटिस देखोगे, वहां से देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे। इन कंपैरिजन आप टैब ले लो जिसमें आपके लाइक ये नहीं चले, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें बंद हो जाए, मतलब नहीं चले, वो चीजें ले लो, या लैपटॉप ले लो। ठीक है, और मैं तो यही कहूंगी कि यदि आपके पास में आस पास लाइब्रेरी है और आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, तो आप लाइब्रेरी में ही पढ़ो। घर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप आसपास अपनी लाइब्रेरी ढूंढो। ठीक है, और जाओ आराम से सुबह, ऐसे बस खाने के लिए, जो भी खाने के लिए टाइम निकालो, आराम से लाइब्रेरी जाओ, अपना टाइम सेट करो कि मुझे कितने दिन में क्या करना है। बात रही कि मैम क्या कर रही, अब बेरेक पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, बेरेक पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज, आज भी सीरीज ले लो। ठीक है, मतलब यदि आपको नहीं लेना तो वो बात की बात है, यदि लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। लाइक आपके बेरैक के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कवर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में लिखने लायक बन जाओगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप बेरैक पढ़ते जाओगे, उसमें कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेंस में क्या होती है, ऐसे सिंपल सा ये लिखा रहेगा, हाउ समन इज सर्व्ड। समझो, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा हाउ समन इज सर्व, तो आपको कम से कम ये रहेगा कि मुझे उस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, आप ये देख लेना कि वो आंसर भी दे रहे हैं क्या उसके साथ में। देखो, जब मैंने ली थी आज से लाइक 2021 के टाइम पे, तो उन्होंने आंसर शीट भी साथ में दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज लेने से पहले आपको, यदि आप ले रहे हो, तो उनसे ये कंफर्म करना है कि वो आंसर शीट भी साथ में दे रहे हैं क्या। अदरवाइज क्वेश्चन तो कोई भी बना के दे देगा। समझ लो, क्योंकि मेन तो हमारे को आंसर पढ़ना है कि भाई आंसर में क्या क्या। दूसरा, आपकी एक अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए, किसकी, मेंस आंसर राइट, मतलब मेंस की कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के लिए पेज सेग्रीगेट करना है।
जैसे मान लो आपने बीएनएस के लिए पेज सेग्रीगेट करे 10, तो उस 10 पेज के अंदर आपकी सारी डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए। क्योंकि बीएनएस में क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा। बीएनएस में डेफिनेशन पूछते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप पेपर देखोगे पास्ट ईयर्स के, तो उसमें यही पूछेगा, आपसे पूछेगा एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन लिखो, रॉबरी की डेफिनेशन लिखो, चीटिंग की डेफिनेशन लिखो। तो आपके 10 से 12 पेज बीएनएस के लिए क्या होने चाहिए, सेग्रीगेटेड होने चाहिए, और उसमें लिखी होनी चाहिए सारी डेफिनेशन, जस्ट में सारी डेफिनेशन की, लाइक आपकी चोरी की डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए, आपकी सारी एक्सटॉर्शन की, चीटिंग की, सबकी डेफिनेशन उस 10 पेज के अंदर लिखी होनी चाहिए। और 10 वो तो डेफिनेशन तो 5 पेज में मैक्सिमम आ जाएगी। यदि आप छोटा छोटा करके भी लिखोगे ना, याद कर करके, ऐसे भी नहीं बोल रही मैं, बिना याद करे हुए लिखी नहीं है, पहले याद करो सारी डेफिनेशन को और उनको लिख लो। जैसे गिविंग फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन, ये आपके 5 पेज में क्या होनी चाहिए, इंक्लूड, समाहित हो जानी चाहिए सारी डेफिनेशन। फिर आपको बाकी के 5 पेज में क्या करना है, बाकी के 5 पेज में आपको केस लॉज लिखने हैं कि भाई कौन कौन से केस लॉज, जैसे आप ऑलरेडी डिसाइड कर लो मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड के केस लॉज आने हैं तो आने ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये तो आपको याद करने हैं तो करने हैं। कॉमन इंटेंशन हुआ, कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ, इसका तो आपको केस लॉ लिखकर याद करना ही है। रेप के 1-2 केस लॉज लिख लो। इसके अलावा यदि हम माने, इसके अलावा किसमें केस लॉज काम में आते हैं, जनरल एक्सेप्शंस में भी इतने ज्यादा नहीं आएंगे, अबेटमेंट में भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी नहीं आएंगे। आ, और एक चीज आपको क्या याद रखनी है, बीएनएस में सेक्शन 111, सेक्शन 112 और सेक्शन 113, इसमें से 100% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। 100% क्वेश्चन आएगा कि पैटी, ये जो ऑफेंसेस होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, 100%। तो ये भी आपको याद करना है। टेररिस्ट एक्ट तो शायद ही आ सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज और पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम तो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये तो हुआ आपका बीएनएस। सीआरपीसी में क्या करना है, देखो, बीएनएसएस जो है अपना, बीएनएसएस वो इन कंपैरिजन प्रिलिमिनरी मेंस में ज्यादा सिंपल है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, हमको डेज याद करने होते हैं, हमको क्या याद करना होता है, लाइक इसमें कौन सा ऑफिसर आएगा, ये याद करना होता है। प्रीलिम्स में थोड़ा ज्यादा हार्ड पड़ता है बीएनएसएस। लेकिन जब अपन इसकी बात करें मेंस की, तो इसके क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। लाइक एक्विटल की अपील है, मतलब सिंपल, ज्यादा अपन को झिक झिक नहीं कि बेल है तो बेल में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कब मिल सकती है, बेलेबल ऑफेंस में बेल कब मिल सकती है, आपकी एंटिसिपेटरी बेल क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आपके वही 10 से 15 पेज आपके मेंस उस कॉपी में होने चाहिए। ऐसे सुंदर राइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे देख लो कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको कम से कम देख तो पाओ पेपर, मतलब कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, बीएनएसएस में भी आपको लाइक जो जो केस लॉज हैं, आपको उसके भी डिसाइडेड है कि अपील में चाहिए होते हैं, बेल में चाहिए होते हैं केस लॉज, और एक एंटिसिपेटरी बेल के आपको केस लॉज पता होनी चाहिए। सेक्शन 482 जो भी अभी हुआ है, क्या हो गया, जो इनहेरेंट पावर वाला जो 529 हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा, 5 समथिंग हो गया, 500 समथिंग, तो उसके केस लॉज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अरेस्ट वाले चैप्टर में आपको केस लॉज पता होने चाहिए। अरेस्ट हाउ मेड वाला जो पूरा चैप्टर है, आपको उसके अंदर केस लॉज दिखेंगे। इसके जैसे डीके वासु वर्सेस जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ये थोड़े बहुत केस लॉज, और केस लॉज का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसका जस्ट कि उस केस में क्या कहा था, कोई इतना ध्यान नहीं देता कि मतलब कि क्या इसके फैक्ट्स थे, कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम में। आपको जस्ट याद करना है कि भाई इस कोर्ट ने इस फला केस में क्या कहा था। ये आपका बीएनएसएस हो गया। बीएनएसएस, मैं वापस बोलूंगी, बीएनएसएस इन कंपैरिजन सिंपल है। किससे, प्रीलिम्स से। आपको ऑलरेडी पता है कि भाई, मतलब पता है आपको कि एग्जाम में क्या आ सकता है, मेंस के ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। एविडेंस हुआ तो एविडेंस में भी हमें पता रहता है, जैसे जजमेंट हाउ रेलिवेंट, आपका एक क्वेश्चन है, बन सकता है ये। ठीक है, और आपका क्वेश्चन सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, इनके अंदर डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। पुलिस का कन्फेशन एडमिशन में डिफरेंस। ठीक है, तो और यदि आपके पास में मेंस की कोई बुक नहीं है, ठीक है, और मेंस के क्वेश्चन की लाइक सीरीज नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी, या तो कोई बुक खरीद लो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा, आप जज कैसे करोगे कि आपने पढ़ा है वो आपको याद है क्या, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो क्या आंसर में, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो क्या। क्योंकि भाई प्रीलिम्स अलग होता है, उसमें 4 आपके पास में ऑप्शन रहता है, आप दिमाग लगा सकते हो। मेंस में आंसर लिखने में क्या लगता है, डर लगने लग जाता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ ना। और दूसरी बात, जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है, उस पेन के 2 पैकेट पहले से ही खरीद लो। ठीक है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, लाइक हर मतलब रोज आपको पेपर लिखना है, रोज पेपर लिखना है, रोज पेपर लिखना है, रोज पेपर लिखना है। कितने दिन बचे, 35 दिन बचे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको ऐसे राइटिंग के 30 पॉइंट लिखने हैं, जैसे मैं पहले बोलती थी, कोई से भी 15 ऐसे,
कोई से भी 15 ऐसे जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, एक महिला से रिलेटेड, एक बच्चे से रिलेटेड, एक ऑनलाइन शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, और जो भी आजकल लेटेस्ट जो भी चल रहा है ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड, तो ये सारे ऐसेज आपको प्रिपेयर करने हैं, 15 हिंदी में और 15 इंग्लिश में, मतलब सेम टॉपिक 15 आपके हिंदी में प्रिपेयर रहने चाहिए, 15 इंग्लिश में, कि भाई बाई चांस एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, अभी मेंस मतलब ये प्रिपेयर करूंगी कौन कौन से मेंस में ऐसे राइटिंग आ सकती है। ठीक है, मैंने जहां से पढ़ा है उसके पॉइंट्स पॉइंट्स उठाकर मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये आपके ये आप पढ़ सकते हो एग्जाम। ठीक है, एविडेंस में वापस बोल देती हूँ, एविडेंस में देखो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, ये देवन व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ, व्हाट इज मे प्रिज्यूम, ये आपके 3-3 नंबर की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, शेल प्रिज्यूम क्या हो सकता है, इसके अलावा रेस जस्टे का एक आपका एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, छोटे छोटे याद रख लो कि भाई सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे इनसे, सेक्शन 6, 7, 8 बस 6 से पूछ सकते हैं, रेस जस्टे का कोई भी एग्जाम, शरद बिरदी चंद्र का केस है तो वो आपको लिखना है आपकी कॉपी में कि भाई एग्जाम में आ जाएगा। कोई मुझे बताएगा शरद बिरदी चंद के 5 गोल्डन रूल, क्या आप एग्जाम में एकदम से आ यस जाएगा। मैम। यस मैम। संदीप के अलावा बताओ, संदीप तो मैं मानती हूँ कि पढ़ा हुआ है तुमने पहले। इसके अलावा कि भाई एकदम से आपको 5 गोल्डन रूल लिखने हैं। Yes, ma'am. Ma'am, all the circumstances from which guilt is to be inferred वो prove होनी चाहिए beyond reasonable doubt. डन। And जो established fact है must only be consistent होने चाहिए with the guilt. ठीक है, 5 है और बोलो। और जो proven circumstances है those must be of conclusive nature and they must exclude other hypotheses except guilt वाला. डन। एंड जो चेन ऑफ एविडेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए दैट इट डज नॉट लैक एनी चांस ऑफ देखो अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ ऐसे साबित नहीं करना चाह रही थी कि सबको आता है या सपना मैम को आता है या सबको नहीं आता, लेकिन आप खुद सोचो कि यदि आपको आज की क्लास पे ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको बेयर एक्ट नहीं लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है। जैसे मैं वापस बोल रही हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आया डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन के कितने पॉइंट्स है बेयर एक्ट में। ठीक है, वो 4 4 या 5 पॉइंट है, वो चारों पांचों पॉइंट आपके एग्जाम उसके आंसर में होने चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कैसे आंसर लिखे, आप बुलेट लगा के भी आंसर लिख सकते हो, कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप बुलेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि आपको वैसे एज मैम इट इज ही लिखना है। मैम जी जैसे डाइंग डिक्लेरेशन ही आ गया तो इसमें सेक्शन 26 लिखा अपन ने कि जो पर्सन डेड है वो पूरा सबसेक्शन 1, उसके बाद क्लॉज 1 के जो पॉइंट में लिख दें एज टू स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, दूसरे डॉट में लगा के सर्कमस्टांसेस, तीसरे में अंडर एक्सपेक्टेशन और नॉट, ऐसा चलेगा? हाँ, ऐसा करके आप आराम से लिख सकते हो। यदि आप जैसे बाय चांस मेरी कॉपी भी देखोगे, पुरानी वाली कॉपी, जैसे डिक्री की डेफिनेशन आई थी, तो डिक्री की डेफिनेशन मैंने उसको बुलेट पॉइंट में ही लिखा था। कम से कम थोड़ा प्रेजेंटेबल भी तो लगना चाहिए। 3 नंबर का आंसर ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट पैराग्राफ में लिख दिया, मतलब लिख दो लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखना है आपको। आपको वापस समझो, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो भी कैंडिडेट है जो सेलेक्ट होंगे वो बहुत कम है, बहुत कम है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा, वो आज से ही सोच लो आप कि भाई आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको केस लॉज लिखने ही लिखने मैंडेटरी हैं। ठीक है, नहीं लिखोगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चों की कॉपी देखी जिन्होंने एज इट इज बेयर एक्ट उठा के छापा है, मानो, लेकिन मार्क्स उनको 3 में से 1.5 नंबर मिले हैं। अभी मैंने परसों, मतलब नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने परसों कॉपी देखी, मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल एज इट इज छापा है उसने बेयर एक्ट का, लेकिन उसने लाइक केस लॉज नहीं लिखे हैं, तो मार्क्स वो आधे 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 नंबर कट कट के आपका बेस क्लियर नहीं होगा। सीधी बात है कि नहीं होगा। आप कितना ही पॉजिटिविटी ले लो कि हम बेरेक की लैंग्वेज, हर दूसरे आदमी को बेरेक की लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो बेरेक की लैंग्वेज तो लिखो, लेकिन साथ में आपको, जैसे मैंने उस दिन सिखाया था, आपको किस तरीके से लिखना है, आपको प्रोविजन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, और ट्राई करो कि आप हर चीज में ऐसे ऐसा मतलब थोड़ा सा प्रेजेंट, अपनी चीज अपने आप को प्रेजेंट करो, सामने वाले को देखकर लगना चाहिए कि भाई हाँ भाई जज बनने लायक है। ठीक है, और ऐसा रफ मैम हम्म मैम ये जो आईटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्साइज, इसमें थोड़ा सा गाइड कर दो कि इसको थोड़ा कैसे करें, क्योंकि वैसे तो किया है बट थोड़ा सा ना इसमें इन सब्जेक्ट्स के कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, इनसे समझ नहीं आ रहा है। देखो जो पीछे से लाइक सेक्शन 60, जो भी पीछे वाले सेक्शन है, ऑफेंस वाले सेक्शन, तो उसमें तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। जो आगे वाले वो तो सिंपल ही आईटी एक्ट में, इसमें तो क्या है,
मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता दो कि हाँ ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है। मैंने कल ही उसका आईटी एक्ट का एक प्रिपेयर किया है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको भेज दूंगी। जैसे उसके सेक्शन 17 हुआ, ठीक है, जिसमें 9A 9B, जिसमें कहा जाता है कि भाई आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उसमें से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे आईटी एक्ट में से। मैं बार बार बोलती हूँ नहीं आएंगे उसमें से, सिर्फ सिंपल सा कि ये ऑफेंस है तो कौन सा ऑफेंस बन सकता है, इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, थोड़ा बहुत ये आ सकता है, इतना ज्यादा नहीं खींचेगा आईटी एक्ट से। लैंड और मैम ये रजिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू एक्साइज, देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सिंपल से क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी है। सेक्शन 17 है, सेक्शन 49 है, सेक्शन 40, ये 18 है, किनको रजिस्टर करने की जरूरत होती है, तो ये ऑलरेडी है। इनमें से यही क्वेश्चन आके बन सकते हैं आपके, ज्यादा नहीं बनेंगे। और नहीं, यदि आपने मतलब कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी रजिस्ट्रेशन एक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट के थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेना, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ आ सकता है। बस यही आ सकता है किन किन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, किन किन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट से। क्योंकि मेरी बात ये भी ध्यान से सुनो कि पेपर कैसा बनेगा, पेपर एग्जामिनर जो भी बनाएगा वो इस तरीके से बनाएगा क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा दिखाकर आना है, बाकी क्योंकि याद सबको सब है। अगेन आपको थोड़ा सा जजमेंट राइटिंग में थोड़ा अच्छा सा लिख के आना पड़ेगा और ऐसे राइटिंग में। बाकी 70 नंबर का जो पेपर है, लाइक 80-80 नंबर के जो पेपर है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखेंगे, सब सिमिलर लिखेंगे। बस आपको थोड़ा सा उसका फॉर्मेट और आपको केस लॉस, ठीक है, केस लॉस आपको डालने पड़ेंगे। और अगेन मैं वापस बोल रही हूँ, 35 दिन में आपको क्या करना है, 35 दिन में आपको क्या करना है या 34 दिन में आपको क्या करना है, वो आपका प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगेन ये फोन वोन, ये इंस्टाग्राम, कुछ इनसे कुछ भी नहीं है। ये भी ज्ञान देगा, वो भी ज्ञान देगा, ये भी ज्ञान देगा। आप अपनी पढ़ाई खुद ही कर सकते हो। ये कोई ऐसा भी नहीं ग्रुप स्टडी एंड ऑल, ये सब चीजें तो मन से त्याग ही देना, ठीक है। पूरा प्लान ऐसे डिसाइड कर लो कि मुझे 2 दिन में सीपीसी करना है। अब आप बोलोगे मैम कैसे होगा, तो भाई 2 दिन में सीपीसी करना है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं, लेकर बैठ जाओ। बहुत इजीली, बहुत इजी वे में हो जाएगा सीपीसी, यदि आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपका सीपीसी 2 दिन में बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। इंक्लूडिंग क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रही हूँ, सीपीसी के लिए 2 दिन। आई ये जो बीएनएस है इसके लिए आपके लिए आपको करना है तो 1 से 1.5 दिन, इसी तरीके से आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एक दिन में आपको 4 से 5 माइनर करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपने ऑलरेडी उन चीजों को पढ़ चुके हो, मतलब सब सब आता है आपको। बस आपको ये है कि बाय चांस इसमें से क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या लिखना है, ठीक है, हमें क्या लिखना है, बस इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैम लैंड रेवेन्यू और एक्साइज, लैंड रेवेन्यू तो देखो मैंने ना पढ़ा है। लैंड रेवेन्यू यदि आपने नहीं पढ़ा तो मत पढ़ना, ऊपर ऊपर से देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अभी नहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़ने की मतलब मत पढ़ना, उसमें से ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि आप लैंड रेवेन्यू पढ़ने बैठ जाओगे ना तो बाकी सारे तो आपके चले ही जाएंगे फिर। लैंड रेवेन्यू अच्छा है, मतलब कहने को तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है और वो रटने वाली चीज है। और आप अभी रटोगे तो वो ये टाइम सही टाइम नहीं है। मैम पढ़ा तो है, बस थोड़ा मीन्स के अकॉर्डिंगली एक तो मैं अगेन बोल रही हूँ पूरा मत पढ़ो। लैंड रेवेन्यू के जो मेंस के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वही पढ़ो। वही मतलब पहले से ही देख लो कि मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। आप लैंड रेवेन्यू पूरा मत पढ़ो। इवन दो मैं तो यही बोलूंगी कि बाकी सारे तो मतलब अभी इतना टाइम ही नहीं है आपके पास में। जो 5 मेजर हैं उनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ लो, लेकिन बाकी सारे जो माइनर एक्ट्स हैं, बाकी सारे जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें से ये देख लो कि कौन कौन से जो ऐसे क्वेश्चन है जो फंसेंगे ही फंसेंगे, आएंगे ही आएंगे। लाइक एक्साइज रेवेन्यू एक्ट, तो एक्साइज में सेक्शन 16 है, ये पता है ऑलरेडी। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है एक्साइज में, ठीक है। कहाँ अपील लगती है वो आपको याद करना पड़ेगा एक्साइज एक्ट में। और ये मत करो कि ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो याद करने की वो मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट है। ऐसे थोड़ी पूछेगा, यदि पूछ भी लिया कि इस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है और बाई चांस आपको याद नहीं, जिसको पूछना था वो प्री में पूछ चुका है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि भाई इसकी क्या पनिशमेंट है, इसकी क्या पनिशमेंट, क्योंकि एक्साइज हुआ, आईटी एक्ट हुआ, बस उसकी हेडिंग आपको थोड़ी सी याद करनी है। लेकिन आपको कि इसमें 1000 पनिशमेंट है, इसमें 20,000 पनिशमेंट है, ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आईटी एक्ट तो मेरे सामने पड़ा है, कल मैं नोट्स बना रही थी इसके। मैम जैसे कोई सेक्शन लिख रहे हैं अपन तो उसकी जो हेडिंग है ऊपर की वो लिखनी जरूरी है और फिर उसके अंदर का मैटर। ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सेक्शन डायरेक्ट लिखा भी और लिख सकते हो, हाँ डायरेक्ट अच्छा भी। अच्छा।
मैम केसेस सब में लिखना थोड़ी ना जरूरी होता है, सिर्फ देखो लॉन्ग 4 क्वेश्चन। नंबर में तो मैं बोलूंगी जहां केस लिख सकते हैं वहां तो लिखना पड़ेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ेगा। 3 में मत लिखो, लेकिन 4 में 6 में तो ये ट्राई करो कि केस लॉज लिखो। अरे बिल्कुल डरने की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना। बिना टाइम टेबल के तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पढ़ो। आप अपना टाइम टेबल सेट करो कि इन 34 दिन में आपको कितने दिन में क्या करना है, कैसे क्या रिवीजन करना है। ठीक है, एक बार रिवीजन भी जरूरी होगा, तो आपको अपना टाइम डिसाइड कर लो कि भाई मुझे 5 दिन रिवीजन के छोड़ने ही छोड़ने हैं। ऐसे सोच लो कि मुझे 5 दिन रिवीजन के छोड़ने हैं, और इन 30 दिनों में मैं किस तरीके से किस किस पेपर के क्वेश्चन को आंसर को देख सकते हो। यदि लग रहा है कि ना मैम लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चाहे पूरे दिन याद करते जाओ, पढ़ते जाओ, लेकिन 1 घंटा लिखो। 1 घंटे में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और मैं अगेन ऐसे बोलूंगी, मेंस में क्या है, सब टाइम का मैनेजमेंट है। आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, कितने आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए कि उस 10 क्वेश्चन को मुझे कितने मिनट में कंप्लीट करना है। जैसे मेरा ये था कि मुझे एक क्वेश्चन को 3 मिनट में कंप्लीट करना है। जो 3 नंबर के क्वेश्चन थे ना, एक क्वेश्चन को 3 मिनट में कंप्लीट करना है, तो वो जब अपन 30 मिनट सोचेंगे तब वो 35 मिनट पहुंचेगा। ठीक है, 35 मिनट पहुंचेगा, 36 मिनट पहुंचेगा, ऐसे आपका वो रहता है। जैसे यदि अपन मानते हैं, यदि मैं इसमें अ, मैम जो अपन लॉ का पेपर दे के आते हैं, उसके हम्म बाद मैम वो जो बीच में टाइम बचता है ऐसे वाले के लिए, उस हम्म बीच के टाइम में क्या करना चाहिए? उस बीच के टाइम पे क्या करना चाहिए? आराम से खाना खाओ एक तो। ठीक है, और कोटेशंस देख लो। कोटेशन तो लिखनी, कोटेशन थोड़ा थोड़ा कोटेशन अच्छा आपका ऐसे भी अच्छा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तो कोटेशंस देख लो। और तो कुछ नहीं कर ओके मैम। सकते। ठीक है, अभी देखो एकदम से बहुत कम टाइम है कहने को, लेकिन वही अगेन सबके लिए कम टाइम है। आप 20 दिन में अपने ऐसे देख लो, रोज आपको एक ऐसे देखना ही देखना है। लिखने की प्रैक्टिस नहीं करो ऐसे को, लेकिन देखो कि ऐसे याद कर लो कि भाई इस पॉइंट, इस ऐसे में ये पॉइंट है, और हमको उसको बस ऐसे रफ ऐसे नहीं लिख देते अपन। जैसे मान लो ये है कि आपने कोई चीज याद करी। ठीक है, मान लो आतंकवाद याद करा, तो आतंकवाद के कितने कारण है, तो उसको याद करा। और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आतंकवाद, लेकिन आपको ऐसे याद करो कि मैंने ये 10 पॉइंट याद करे कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, ये पांचवा ये था। तो जब एग्जाम में 10 पॉइंट आएंगे तब आप 5 लिखे आओगे। भाई 5 आपको कम से कम अंदर से खुशी मिलेगी कि मैंने आतंकवाद वाला क्या पढ़ रखा है, मैंने आतंकवाद वाला ऐसे पढ़ रखा है। तो ऐसे 15 टॉपिक, अगेन बोल रही हूँ, 15 से 20 टॉपिक ऐसे ले लो जो एग्जाम में आ सकते हैं। इस 15 से 20 टॉपिक में आपके 5 टॉपिक राजस्थान से, 5 नहीं तो चलो राजस्थान से 4 राजस्थान से रिलेटेड होंगे। राजस्थान के उत्सव, ठीक है, राजस्थान के जो उत्सव है, राजस्थान के मेले हैं, राजस्थान के त्योहार हैं। ठीक है, ये तो मतलब आते ही आते हैं। और कौन, राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 ऐसे तो इसके प्रिपेयर होंगे आज ऐसे के। बाकी 10 ऐसे में लाइक जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये पब्लिक, ये जो PIL है, तो इसको एक ऐसे मानो। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं आपको इसके ऐसे दे दूंगी, जैसे नारी, नारी की दशा दिशा जो हमने मतलब मैंने देखा था, एक है। और ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, साइबर जो अटैक करते हैं वो ट्रेंडिंग में, तो वो आपके आने की संभावना है। बाकी तो देखो ऐसे तो मन के भाव हैं। आप 15, मैं वापस बोलूं, ऐसा ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़े और वही के वही आ जाएंगे, लेकिन जो आप पढ़ोगे तो आपके मन में कुछ तो बैठ जाएगा ना कि मुझे ऐसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और ऐसे में क्या, ऐसे में देखो क्या करते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा, मैंने भी ऐसे की क्लासेस ली थी अभी। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, पहली बार ही प्री क्लियर नहीं हुआ। लास्ट 2 बार में मुझे लगा ही नहीं था, क्योंकि पेपर हार्ड था। इस बार मुझे लगा था कि यार 83 मार्क्स हैं, अच्छे से हो जाएगा, तो मैंने ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। देखो क्या करना है आपको ऐसे में, आपको ऐसे जैसे ही मान लीजिए खाली पेपर है, तो आपको ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने दो कोई भी कोट लिख दी, यदि लिखना चाहो तो लिख दो। कोट लिखी, यहाँ से स्टार्ट करा आपने ऐसे, तो आपकी ये जो लास्ट ये लाइन है ना, ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि ये यहाँ लिख रहे हो, ये यहाँ खत्म कर रहे हो, ये यहाँ खत्म कर रहे हो, ये यहाँ खत्म कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, ऐसे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, प्रस्तावना सबसे लिखना नहीं है, प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना में अपन क्या, थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन लिख दो।
ठीक है, सबसे पहले आपका ऐसे का यही है कि सबसे पहले प्रस्तावना में कोई जो टॉपिक आया उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दो। फिर सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे, उसके जो लाभ है, ठीक है, लाभ लिखो, फिर हानि लिखो, ठीक है, इसकी मैम इनको स्टार्ट करने की लाइन कैसे लेंगे अपन? तो यार बहुत कुछ होती सारी है क्या? चीजें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट मतलब जैसे हानि है, जैसे हर इससे जैसे हम जैसे मैंने पढ़ा था कि जहाँ हर बुरा सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये नहीं ये मत लिखना है, हर हम्म दूसरा आदमी लिखेगा। हम्म। जैसे मैंने जैसे इंग्लिश में याद करा था मैंने कि जो गुलाब है कांटों में उगता है, तो यदि हम उसकी गुलाब की कोमलता को भी मतलब कोमलता को यदि लेना चाहते हैं तो हमें भाई कांटों से भी सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी सी सेंटेंस फ्रेमिंग करी थी मैंने उस टाइम पे कि मैं मतलब मैंने ये हर ऐसे में डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रस्तावना लिखनी है तो किसकी प्रस्तावना क्या करनी है, और हर ऐसे का जो उपसंहार होता है, जो कंक्लूजन होता है, उसका पैराग्राफ आपको ऑलरेडी डिसाइड करके रखना ही है। ठीक है, आपके ऐसे 6 तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, कि किसी चीज को हमें ओपन करना है, मतलब स्टार्ट करना है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, और कंक्लूजन, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके कंक्लूजन समान ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, समान ही होंगे, तो आपको कंक्लूजन के भी ऑलरेडी 3 पैराग्राफ, मतलब मैं हिंदी के भी बोल रही हूँ 3 और इंग्लिश के भी 3 पैराग्राफ आपके कंक्लूजन के ऑलरेडी डिसाइड होने चाहिए। क्योंकि जब भाई आपने सब चीजें लिख दी, अंत में क्या कहना चाहते हो, अपने भाव क्या कहना चाहते हो, वो इंसान वही तो देख रहा है, वही तो देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ना लाइक कंक्लूजन में सब नेगेटिव लिख दिया, और ऐसा ही नहीं है कि सब पॉजिटिव लिख दिया। आपका कंक्लूजन एक बहुत अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। अच्छे से कोई चैट जीपीटी का यूज करो कि भाई हम कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकते हैं, 4 पैराग्राफ, कि भाई केवल हमें ही नहीं, मतलब सरकार को ही नहीं, हमें भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके 3 कंक्लूजन ऑलरेडी इंग्लिश में और ऑलरेडी हिंदी में डिसाइड होने चाहिए कि मुझे, क्योंकि 3 ऐसे आएंगे, 3 ऐसे के 3 जो आपकी स्टार्टिंग की लाइन और 3 कंक्लूजन है, ये ऑलरेडी डिसाइड होने चाहिए आपके। क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग, आप हर इंसान कंक्लूजन में कि हम इन कंक्लूसिव ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, आपको कंक्लूजन थोड़ा अच्छा लिख कर आना पड़ेगा। तो आपको कंक्लूजन की 7 लाइनें, 21 लाइनें याद करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन की 7 लाइनें, हर एक कंक्लूजन की 7 लाइनें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि हर दूसरा आदमी यही लिखेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप यदि थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंक्लूजन लिखोगे तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 नंबर ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये एक काम ये कर लो कि आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन है और जो आपकी कंक्लूजन की लाइन है, जैसे स्टार्टिंग आपको किस तरीके से किसी ऐसे की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, तो वो आपके लिखा हुआ होना चाहिए। आप स्टोरी फॉर्म में करना चाहते हो, या आप जैसे मतलब किसी भी तरह, जैसे हम जब लाइक मीडिया के बारे में लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ना कि हमारे जो मतलब हमारे देश में 3 स्तंभ है, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आपको प्रिपेयर, ऐसे ये नहीं 3 स्तंभ है, क्योंकि हर दूसरा आदमी ये लिखेगा, न्यायपालिका, ठीक है, और ये सारे जो भी हैं अपने विधायक, विधायिका, न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से कि भाई हम स्टार्टिंग किसी ऐसे की स्टार्टिंग कैसे करें, किसी ऐसे की एंडिंग कैसे करें, उसमें आपके ट्राई करो कि 2 कोट हो। ऐसे कोट से ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा लगता है, लेकिन ट्राई करो कि हम 2 कोट लिख पाए उसके अंदर। ठीक है, और अगेन बार 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 मैं बोल रही हूँ, आपका ऐसे स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से नहीं, पूरा ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल बराबर हुआ। ठीक है, 4 से 5 लाइन आपकी ये खत्म, यहाँ पे खत्म। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ वापस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, ये वाकई हमने सीखा है, ऐसे राइटिंग में सीखा है कि ऐसे राइटिंग, क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो आपके मन के भाव देख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा कि ऐसे किस तरीके, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो मैं अभी ये लिख रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, यहाँ पे उस चीज का लाभ, उस चीज का दोष, ऐसे नहीं पहले दोष लिखना चालू कर दिया। ठीक है, कोई गलत जैसे लाइक टेररिस्ट है तो टेररिज्म में भी दोष लिखो। ठीक है, और यदि लाभ दोष नहीं लिख रहे हो तो कारण, ठीक है, लाभ दोष लिखे, फिर कारण, निवारण और कंक्लूजन। आपके ऐसे में ये पॉइंट रहेंगे, ऑलमोस्ट हर ऐसे में दिखेंगे आपको कि लाभ दोष कारण निवारण कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है 5 से 6, जो जिस पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है वो यही होता है। सबसे पहले आप किसी का परिचय लिखोगे, आपको लाभ लिखना है लाभ लिखोगे, दोष लिखना है दोष लिखोगे, कारण निवारण कंक्लूजन। और वो जो डिजिट्स होते हैं, यदि आपको डिजिट्स नहीं आते हैं तो मत लिखो डिजिट्स नहीं आते, क्योंकि वो इसमें ये हुआ 2019 में इतनी संख्या थी, ये थी, ये फालतू, ये मतलब अभी इतना टाइम नहीं है, सब बच्चे एक लेवल पे आ चुके हैं। मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने जिसने जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी, तो वो बच्चे
उनका मेंस क्लियर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, जजमेंट राइटिंग ऐसे राइटिंग जिसने स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा खुश हो कि भाई हमने जजमेंट राइटिंग स्टार्ट कर दी, हम कम से कम कुछ तो लिखना सीखे हैं, बस हमको प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। और अपना बीएनएस हुआ, अपना बीएसए हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 1 मतलब जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 भी इतना ज्यादा नहीं, 1 से 51 में बीच में ऐसे बहुत सारे लाइक आर्टिकल्स हैं जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आपको प्रेसिडेंट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका अपॉइंटमेंट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम, हर का सेम, कि हर का सेम। अपॉइंटमेंट का जैसे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, प्रपोर्शनेट किस कहाँ से कौन से स्टेट से क्या आते हैं, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्वालिफिकेशन, ठीक है। उनको कैसे हटाया जा सकता है ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वही क्वालिफिकेशन, कैसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा ये 3 हो गए। अब आओ आप इसके अलावा लाइक अमेंडमेंट, पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत मतलब बहुत, मैं बोल रही हूँ बहुत गधे लोग होते ही होंगे जो पूरा 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 पूरा, भाई नहीं आता आपके एग्जाम में, अमेंडमेंट आएगा, लो भाई इमरजेंसी के प्रोविजन आ जाएंगे। अमेंडमेंट हुआ, इमरजेंसी के प्रोविजन हुए, थोड़े से इलेक्शन कमीशन कि भाई कैसे अपॉइंट होता है। इसके अलावा क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको हर एक आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे यदि आप ये सारे, ये मतलब 1 से 51 तक तो पढ़ो, लाइक 36 से लाइक 51, जो 51 ए में 51 की भी ट्रिक है, आपको उसके अंदर का नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पूछ रहा आपको उसके अंदर का 36 बस, लेकिन उसकी ट्रिक याद कर लो कि बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो हम आपसे पूछा गया फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि भाई डीपीएसपी आ गए तो डीपीएसपी एकदम से आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और पूछ भी लिया तो इतना तो पढ़ के जाओगे 36 से 51 में कि लिख सको। तो आपको ऐसे नहीं, एक एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बेयर एक्ट वाला ऐसा प्रोविजन नहीं कि सारा बेयर एक्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू 4 जो मेजर है उनमें सिंपल है, उनसे सिंपल है, आपको 1 से 51 तक, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21 है, ये सिंपल सी बात है, आर्टिकल 21 के केस लॉ आपको देखने पड़ेंगे, 10 से 12 केस लॉ आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राइट टू लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनको लिखो। तो आपको उसके केस लॉज आने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, इसके अलावा आपका आर्टिकल 20 है, तो ये आपको आना चाहिए। 22 से लेकर 29 तक, 28 पिछली बार 22 आया था मैम बस। हाँ, तो मतलब पिछली बार 22 आया था, तो ये तो सिंपल सिंपल से है, इसमें इतने ज्यादा केस लॉ भी याद नहीं रखने की जरूरत। लेकिन आर्टिकल जैसे पूरा प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, और पूरा लाइक ये मतलब सारे लोकसभा, राज्यसभा, भाई इतना कोई नहीं पूछता है, इतना, और पूछता भी है तो पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जैसे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और ये सब चीजें आपके पास में ये सब आ सकती है। जैसे लोग बीएनएसएस है, तो बीएनएसएस में वो क्वेश्चन जो अभी आया ना, मर्सी पिटीशन, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, नया इंक्लूड हुआ है तो आपके मर्सी पिटीशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सीपीसी, तो सीपीसी में भी अगेन सारे ऑर्डर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 9 हुआ, सेक्शन 10 हुआ, सेक्शन 11 हुआ। हाँ, देखो सेक्शन लाइक सीपीसी में भी डिसाइड रहता है, सेक्शन 9 हुआ, सेक्शन 10 हुआ, सेक्शन 11 हुआ, फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो सीपीसी में भी जैसे सेक्शन है एग्जीक्यूशन में यदि आपको ऑर्डर 21 नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन उसका 89 से लेकर 91 92 सेल कब एब्सोल्यूट हो जाती है, तो वो क्वेश्चन पढ़ो, वो पढ़ेंगी। अब ये पढ़ रहे हो, पूरा ऑर्डर 21 पढ़ रहे हो, ऑर्डर 21 पढ़ने से अच्छा तो मैं ये बोलूंगी कि उसके सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 36 74 उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और लाइक जो पीछे वाले में उसमें सेक्शन 30 ऑर्डर रूल 30 से रूल 36, ठीक है। तो ऐसे सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस का ऑलरेडी मतलब स्ट्रक्चर रहता है, लाइक रिव्यू कब लग सकता है, सिंपल रिव्यू कब लग सकता है, रिवीजन कब लग सकता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करें। अब आ जाओ लाइक एसआरए लिमिटेशन, छोटे छोटे हैं तो आपको एसआरए लिमिटेशन एक मतलब वही है, आपको कौन से 5 माइनर एक दिन में करना है मैं बता दी हूँ आपको। एसआरए लिमिटेशन, रेंट कंट्रोल, इसके अलावा कौन सा आता है भी, इसके अलावा और कौन कौन से आप मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे इस दिन में 5 करने हैं,
एसआरए हुआ, लिमिटेशन हुआ, रेंट कंट्रोल हुआ। इंटरप्रिटेशन का, तो इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा, बनेगा, जो कि सिंपल है इंटरप्रिटेशन। तो आपको आपको लिखना आना चाहिए कि यदि बाय चांस मेरे गोल्डन रूल आ गया इंटरप्रिटेशन में, तो मैं गोल्डन रूल में क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे ना मिस्चीफ वाला रूल आ गया, तो मिस्चीफ वाले मुझे क्या लिखना है, मुझे इसके अंदर केस लॉ क्या लिखना है। तो जैसे मान लो ये मैंने 4 बता दिए, इसके बाद में आप क्या करो, जैसे हिंदू लॉ हुआ, मुस्लिम लॉ हुआ, ये आपके एक दिन में डिसाइड, कि एक दिन में आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास में कुछ ऑप्शन नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं एक दिन में हिंदू लॉ कंप्लीट कर लूंगा। आपका टाइम, जब आप क्या करोगे, जब आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करोगे ना, तो नेक्स्ट दिन थोड़ा सा चीज फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे मैंने सोचा कि मैं हिंदू लॉ पढ़ूंगी, मुस्लिम लॉ पढ़ूंगी एक दिन में, मानो आपने ये सोचा, तो ऐसा नहीं है कि आप, है ना, आप यदि ये सोचोगे कि मुझे एक दिन में हिंदू लॉ पढ़ना है, आपका हिंदू लॉ ही कंप्लीट नहीं होगा उस दिन। ठीक है, ये सोचोगे ना कि मैं हिंदू लॉ, यदि आप लेकिन ये सोचोगे कि मुझे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ करना है, तो आपके मन में थोड़ी सी टेंशन रहेगी। तो आप क्या करोगे, मुस्लिम लॉ के कुछ टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जो नेक्स्ट डे रहेंगे, लेकिन पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ याद करने की ऐसे नहीं रहेगा कि पूरा पूरा बच रहा है। ऐसे में जैसे मैंने कहा कि आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं, तो 5 की जगह आप 4 तो कर ही लोगे, लेकिन आप जिस टाइम आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ एसआरए और लिमिटेशन करना है, एक तो फ्री मन लगेगा कि चले यार एसआरए लिमिटेशन ही तो है, छोटे सब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि मुझे 5 करना है, और 5 ही करने पड़ेंगे, आपके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ठीक है, 5 करो, और सुबह जैसे जैसे डिसाइड कर लो, मान लो कि आपको सुबह जल्दी भी नहीं उठना है, लेकिन ये डिसाइड कर लो कि मुझे 10 बजे सोना है और मुझे 7 बजे उठना है, क्योंकि आंखों में जब नींद भरी रहती है ना, अब वो वाली नींद होती है ना, गहर वाली नींद, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, जो गहर वाली नींद है, यदि आपको नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं घर घर का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक घर में पढ़ाई नहीं करी है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं पढ़ा। 2000 मतलब जब भी मैंने तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट में भी मैंने घर में पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, हमेशा लाइब्रेरी जाके, क्योंकि लाइब्रेरी, अभी तुम घर में सोते हो, तो घर में यदि तुम एक मतलब सोने ऐसे सोचोगे ना कि मैं सो जाऊं, तो वो एक मतलब क्या होगा, 10 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये फील किया कि मैं लाइब्रेरी में सोऊंगी तो 15 मिनट में लगेगा कि यार नहीं, अपन लाइब्रेरी में, अपन को पढ़ना है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट की नींद बहुत अच्छी है, सफिशियंट है। और आप घर में सो रहे हो, तो घर में ऐसा लगेगा कि यार 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर खुद को डर लगेगा यार मेरा 1.5 घंटा निकल गया। ठीक है, तो पूरा प्लान कि आपको फोन का यूज नहीं करना है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि फोन का यूज नहीं करना है, बस बहुत इमरजेंसी कि जब व्हाट्सएप हो, मतलब फोन के अलावा आपके पास, मेरे पास तो टिक टिक वाला फोन था, मैं तो फोन तो मैंने हमेशा ही छोड़ा है। मैं तो बिल्कुल छोड़ देती थी, जैसे अभी पेपर हुआ ना, क्या इंस्टाग्राम, क्या पैसे, क्या इनकम, क्या मेरी किताबें बिक रही है नहीं बिक रही, मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं धमाधम 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 पढ़ने में लगी थी, और मैंने 3 बार कोर्स रिवाइज कर लिया था। अगेन वही 7 क्वेश्चन के चक्कर में जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको यदि आपका मेंस क्लियर करना है, तो ये आसपास की निगेटिविटी, ना भाई ना बहन, बस मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो सुन लो, लेकिन कोई भी आपके साथ आपको बुरा बोल रहा है तो सब चीजें इग्नोर करो, सब चीजें इग्नोर करो। और अगेन 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 बार बार बोलूंगी, यदि आपके घर के पास में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और अच्छी सी, ऐसे नहीं, मतलब लाइब्रेरी में भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, मैं एक एज अ फ्रेंड, एज अ मतलब लाइक, मैं आपसे छोटी हूँ बड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन लाइब्रेरी में बिल्कुल कोने की सीट, जहाँ पे आपको, जैसे क्या होता है, अपना अपन इंसान है, जितनी बार गेट खुलेगा उतनी बार अपना माइंड जाता है ना, यार कौन आया, तो ऐसी ऐसी जगह चुनो लाइब्रेरी में भी जहाँ पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, और पूरा टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे 7 से 10 में इतना पढ़ना है, तो जब 7 से 10 सोचोगे तो वो 7 से 12 बजेंगे, मतलब 10 के 12 बज जाएंगे, लेकिन कम से कम 12 बजे तक तो वो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो। मैंने बोला केस लॉस के लिए आपकी बुक प्रिपेयर, मतलब वो प्रिपेयर होनी चाहिए एक अलग से कॉपी, क्योंकि रिवीजन के लिए कि भाई ये केस लॉ पढ़ लिए ये, क्योंकि सिर्फ 5 में ज्यादा लिखने पड़ेंगे आपको केस लॉ, जो 5 मेजर है उसमें लिखने पड़ेंगे। बाकी जैसे एसआरए के केस लो, तो एसआरए में यदि तुमने 6 केस लो भी याद करें, तो वो हर पॉइंट में डाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे डिक्लेरेटरी डिग्री है तो उसका एक केस लो, मैंने आपको जजमेंट राइटिंग में ही याद करवा दी कितने सारे, तो ठीक है। और जैसे लिमिटेशन में तो सेक्शन 27 का केस लॉ आपको आना चाहिए। बाकी तो क्या है उसमें, कोई ऐसा ऐसा केस लॉज नहीं है। फिर रेंट में भी ऐसा कोई केस लॉ नहीं है। तो ज्यादा जो आपको मेहनत लगेगी वो 5 मेजर में मेहनत लगेगी, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में भी, क्योंकि अब नए जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान में। बाकी आपको केस लॉ सब में तो चलो ठीक है, इन 5 में तो ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे माइनर है उसके अंदर 4 केस लॉ 5 केस लॉ भी याद कर लोगे तो आप लिख कर आ सकते हो। आप मतलब यही हमारी स्ट्रेटेजी रही है, हमारे मेंस में 58 58 59 59 ऐसे नंबर आए हैं। सोगा में देख लो, मुझे ज्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ती हूँ, माइनर में मैंने कभी ऐसे दिमाग नहीं लगाया, माइनर में थोड़ा सा बेयर एक्ट पढ़ लिया और क्वेश्चंस देख लिए।
ठीक है, लिटरली मतलब रश्मि जो मेरी जो जज बनी उसके 64 मार्क्स थे सिविल में, आप सोचो सिविल में 64 मार्क्स थे उसके। तो हम लोगों ने कितनी भयंकर प्रिपरेशन करी होगी। 64 तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। जिस इंसान के 50 के ऊपर नंबर आ जाए तो मतलब वो अच्छा मेंस लिख कर आया है। तो उसके तो 64 नंबर थे, ठीक है, मेरे 59 थे, 58 समथिंग, 59 समथिंग। लेकिन उसके 64 नंबर क्यों थे? उसने मेंस की मतलब उसने बैरक की लैंग्वेज लिखी थी, उसने केस लॉस प्रिपेयर करे थे, ठीक है। तो ये छोटी 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 चीजें ही आपको मेंस क्लियर करवाएगी। और आज से ये सोच लो कि मेरा टाइम टेबल सेट होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के पढ़ोगे ना, यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, वही हो जाएगा घर की मतलब घाट के ना इधर उधर ही, ठीक है। क्योंकि आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम टेबल सेट होगा तो थोड़ा मन में डर लगेगा। आपको सोओगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट। और कोई वैसे बोलता है ना कि मैम आपका टाइम टेबल शेयर कर दो, इससे कुछ फर्क मतलब ये किसी का टाइम टेबल लेने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम टेबल आप खुद ही बनाओगे। आप अपने मतलब यदि आपके ऊपर खुद मेहनत करोगे ना, तो कोई दूसरा मेहनत नहीं कर सकता आपके ऊपर। आपको खुद की मेहनत खुद ही मतलब खुद पे खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चाहे कुछ भी बोले, बार बार मैं सेम चीज, सारी निगेटिविटी जो आपके साइड है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उस चीज से बिल्कुल दूर हो जाओ। चाहे गर्लफ्रेंड, चाहे बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, माँ बाप, जैसे मैं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत ऐसे करती है, मतलब छोटी छोटी चीजों में। तो मैं घर में ही नहीं रहूंगी। मुझे पता है मेरा पेपर है तो मैं घर में ही नहीं रहती, चली जाऊंगी मैं। क्योंकि मुझे लगेगा कि वो चीजें मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी। किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा होता है, मतलब मैं ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे किसी ने कुछ बोला आपको, किसी वो पूरे दिन भर चलता रहेगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं इसको कैसे जवाब दूं। तो उस चीज के आसपास से निकल जाओ। निकल मैं अगेन, क्योंकि भाई बार मतलब इंटरव्यू में पहुंचना और अच्छे नंबर से, ठीक है, जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू में पहुंचना एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी इसी तरीके की थी। इसी तरीके की स्ट्रेटेजी। और यदि बाय चांस मान लीजिए कि मैं पास भी हो जाती और ये 10 और 11 अक्टूबर को भी पेपर आ जाता ना, तो मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मैंने खुद के अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाल ली है, इतनी पॉजिटिविटी डाल ली। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग समान स्टेज पे ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग आपके साथ में जो भी मेंस लिख रहे हैं ना, वो सब बराबर हैं, सब बराबर। इवन दो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जो कई बार मतलब दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका प्री नहीं निकला है इस बार, ठीक है। तो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत पॉजिटिविटी लेके पढ़ो। माइंड में बिल्कुल प्रेशर ऐसे नहीं लेना है, मतलब दूसरे इंसान का प्रेशर और जहां भी कुछ भी निगेटिव लग रहा है, मैं अगेन उस चीज को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो उस चीज को। और क्या कर सकते हो, बस अपनी मैं अगेन लास्ट में जो बोल रही हूँ, अपना टाइम टेबल सेट करो। आज के टाइम पे कर लो कि भाई मुझे पूरे ऐसे लिख दो, मतलब पेज पे, कि 34 दिन में मुझे किस तरीके से क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। दूसरा, आपके केस लॉ की अलग से एक मतलब वो होनी चाहिए, अपना अलग से एक रजिस्टर होना चाहिए। और तीसरा, आपके 15 से 20 ऐसे के पॉइंट्स, ठीक है, 15 से 20 ऐसे के पॉइंट्स डिसाइड होना चाहिए। और रोज सुबह आपका टाइम आप 1.5 घंटे ऐसे को दोगे। कितना घंटे? 1.5 घंटे ऐसे को देखो, जिसको याद करोगे। लिखने की ऐसे जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे याद करो, ठीक है। बस। और तो क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अगेन आप खुद के ऊपर खुद ही मेहनत कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। मैम आपको ऐसे की लिस्ट तो दे देना एक बार, कौन हाँ, से मैं ऐसे। ऐसे के पॉइंट्स दे दूंगी, ऐसे के पॉइंट्स दे दूंगी जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ जाएंगे। और अगेन आप यदि ऐसे थोड़ा सा याद करोगे तो एग्जाम में खुद अपने माइंड में आएगा कि यार ये पॉइंट मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। जो जो चीजें ये आपने याद करी है। आ जाओ मैम अपन ना एक केस, हाँ हाँ, पूछ लो यदि किसी। जजमेंट राइटिंग की क्लास कब तक, मतलब कितने दिन और तक चलेगी दोनों देखो, की जजमेंट सिविल। राइटिंग मेरी तरफ से तो ऐसे डन हो चुका है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी और आप क्वेश्चन को लिख दो यदि आपको लग रहा है। वैसे मेरी तरफ से डन है, मैंने चॉइस क्लास का बोला था, तो मैं कल और एक क्लास लूंगी, ठीक है, या कल या परसों एक क्लास और ले लूंगी। क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे भी दो, वो 2 घंटे आप खुद को दो। यस मैम, तभी मतलब आप प्रैक्टिस ज्यादा करवा दो, मतलब क्लासेस मैं तो ये बोल रही इनफ होंगी। हूँ, मतलब क्लास तो मैं कल कल एक लास्ट क्लास ले लूंगी। लेकिन मैं ये कि ये जो 2 घंटे ना, वो आप किसी क्लास को मत दो। आप क्योंकि आपको पढ़ना आ चुका है, अब जजमेंट राइटिंग पढ़ना आ चुका है आपके पास में। मैं मानती हूँ कि जो मैंने बुक कहा था वो बुक होगी आपके पास में। तो आप ये जो मेरे से मतलब मैं जो क्लास में बोल रही हूँ, इन कंपेरिजन आप खुद पढ़ो उस चीज को, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अभी आपके पास में इतना बिल्कुल टाइम नहीं कि ये क्लास लो वो क्लास लो, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब चीजें का। तो मैं कल लास्ट क्लास और ले लूंगी। बाकी क्योंकि जजमेंट राइटिंग, और यदि मेरे पास में कुछ अच्छे जजमेंट आएंगे जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। अभी अपन कल वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है ना, अपन एक कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे जो फॉल्ट वो है ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। मैंने क्लास में स्टार्टिंग में भी बोला था, वो जो फैब्रिकेटिंग फॉर्जरी करना है, फॉर्जरी वाला, वो आपके एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, तो एक बार अपन वो पढ़ लेंगे। आज के क्लास का अपन एक बार पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, अगेन मैं एक और चीज बोल रही हूँ, मेंस में लिखने जाने से पहले पहले आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड होनी चाहिए कि आपको कितनी देर में क्या लिखना है। 45 मिनट जजमेंट राइटिंग के, लाइक वैसे तो 1 घंटे निकालते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो 1 घंटे निकालते हैं। ठीक है, जो है ना, जो मेरे जैसे होंगे वो 45 मिनट निकालते हैं। आपका टाइम डिसाइड कर लो कि भाई कितने, मेरे को जितना लगता है कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जितना मुझे लग रहा है शायद 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। ये 30 हुआ, ये 24 हुआ, और 5 नहीं 6 नंबर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 4 4 नहीं आते, 6 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 आ जाएंगे। 5 ही आते हैं, 5 तो आते हैं, मतलब 6 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जितना मैंने देखा। यदि अपन पुराना पेपर देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपको अभी टाइम सेट कर लो कि आपको मेंस में किस तरीके से लिखना है। पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे किस तरीके से मेंस के आंसर, क्योंकि पेपर छूटता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है। पहुंच ही नहीं, अरे कुछ बच्चे तो जजमेंट राइटिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, वो लिखने में इतना व्यस्त है। आपको डिसाइड करना है 3 नंबर। भाई आपको एक आंसर, भाई पहला मतलब एक दो आंसर, चलो आपको लग रहा है अच्छा लिखना है तो लिख दो, लेकिन ऐसा हो गया जिसको मतलब जिसको अट्रैक्ट करना होता है ना, वो पहले और दूसरे और तीसरे आंसर में कर देता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा करोगे, आप अब जो भी आता है सब लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, भाई ऐसा नहीं करना होता, नहीं करना होता। आप क्या, आप कंपटीशन वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो, आप स्कूल में नहीं लिख रहे हो, आप कॉलेज में नहीं लिख रहे हो। आपकी हर एक मतलब हर एक पॉइंट पे आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन अच्छा लिखो, दूसरा क्वेश्चन अच्छा लिखो। अभी पेपर निकालने से पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें 1 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो, 3 मिनट सोचो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, सीधी बात। ठीक है, 3 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, क्योंकि वहां पे 1-1 मिनट, 1-1 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, ये बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा, बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया। एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, हो सकता है एंड तक आपको याद आ जाए। ठीक है, यदि नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आ जाओ अपन एक बार पेपर देख लेते हैं, और पेपर का टाइम का सेग्रीगेशन भी कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। अभी अपन पढ़ ही रहे हैं तो देखो, ये लास्ट ईयर का पेपर है, पहले से देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको दिख रही होगी। यही क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में, 21 दिखेंगे, 22 दिखेंगे, या 23 क्वेश्चन दिखेंगे। अब तो अपन मान लेते हैं 22 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये 10 क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये तो हमारे लिखे हुए हैं। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ये पता ही चल गया हमारे को। अब आओ फिर 4 नंबर के 11, 12, 15 तक ही होंगे। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन हुए, तो अपन ये मान लेते हैं, लो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये 20 हो गए। 6 नंबर के 4 लिखेंगे शायद, 2, 3, 4, 5। ये मैं कहा था 6 नंबर के 5, तो 6 नंबर के भी कितने क्वेश्चन दिखे? 6 नंबर के भी अपने 5 क्वेश्चन दिखे। देखो, 3 नंबर के 10, 4 नंबर के 5, 6 नंबर के 5। ठीक है, तो ये हुआ 30, ये हुआ 20, और ये हुआ 30, और बाकी जजमेंट राइटिंग के 20। ठीक है, ये कितने बचे? 45 मिनट हमको इसको लेना है, तो कितने घंटे होते हैं मेरे पास में? 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट में से 45 मिनट घटाओ, कितने बचेंगे? 135 बचेंगे क्या? कितने ही बचेंगे? 5 5 10 3 4 7 1 8। ठीक है, तो 135 मिनट्स है। अब 135 मिनट्स को मतलब 45 मिनट नहीं, चलो अपन इसको 50 मिनट मान के चलते हैं, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ जजमेंट राइटिंग 45 मिनट में, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा है, तो मुझे है कि मैं 20 से 22 मिनट में लिख लूंगी जजमेंट। तो ये मान ले चलो 50 मिनट, तो ये कितने मिनट बचे मेरे पास में? 130 मिनट। ठीक है, इसके अब 130 मिनट में से ये तो लेगा आपके 1 घंटा। ठीक है, अभी देखो, इसको अपन दे रहे हैं 30 मिनट, इसको अपन देते हैं, मान लो 10 क्वेश्चन है, तो इसको अपन यदि 40 मिनट दें, तो कितने मिनट बचे अपने पास में? 90 मिनट।
ठीक है, 90 मिनट बचे। तो अब वापस कर देती हूँ। देखो जो 30 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, उसको आपको 35 मिनट लिख दो। कितने मिनट? 35 से 40 मिनट के बीच में आपका क्या होना चाहिए, ये 30 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाने चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो 1 मिनट, एक दो क्वेश्चन, एक दो भी नहीं, एक क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन आपका डिसाइड है कि आपके 35 से 40 मिनट के अंदर आपके ये क्वेश्चन क्या हो जाने चाहिए, खत्म। क्या हो जाने चाहिए, खत्म। आपके पास में उसके उससे ज्यादा टाइम दोगे ना तो आपका पेपर छूट जाएगा। 100% गारंटी आपका पेपर छूट जाएगा। 40 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट भी ज्यादा दिया तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बचे, ये हुआ। तो अभी अपने पास में 90 मिनट बचे हैं। अब ये क्वेश्चन कितने हैं, तो एक क्वेश्चन को कितने मिनट हो गए इसके अंदर, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम कितने मिनट हुआ, 3 मिनट लेकर चलो। तो 3 मिनट खिंचते खिंचते आपके वो 3.5 मिनट हो जाएंगे। 3 मिनट, 4 मिनट, क्योंकि ये मेंस में आपको सब आना चाहिए। आना चाहिए, बस आपको लिखना ही है। बस लिखना है। डिग्री की डेफिनेशन आ गई तो डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, समन कैसे सर्व होता है, तो वो आपको लिखना है। बस लिखना 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 है। तो आपका ये 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ, ये जो 4 × 5, ये 20, ये जो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको इसको भी मैं कितने मिनट दूंगी, इसको भी मैं 30 से 35 मिनट। कितने हुआ, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे अपन, कितना टाइम देंगे एक क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितने मिनट हुए, 6 मिनट हुए। हम इसमें भी 4 मिनट ही देंगे। क्यों, 5 क्वेश्चन है ना ये, 5 क्वेश्चन है 4 नंबर के। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है, अपन 30 मिनट दे रहे हैं। ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कितने मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए एक क्वेश्चन को, 5 का 30। यस मैम। ठीक है, तो 6 मिनट, 6 से मतलब इसमें एक क्वेश्चन को अपन ने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन को अपन ने 3 से 4 मिनट दिए। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपका मतलब घड़ी तो आपकी ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कोई वहां पे रोकने कोई नहीं आ रहा, लेकिन आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। यदि आपने थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लिखा तो आपके पीछे के नंबर कम हो रहे हैं, पीछे के नंबर कम हो रहे हैं, बस सीधी बात है। आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। कुछ लोग ये 3 नंबर के क्वेश्चन में लगा दिए 1 घंटा, फिर बचा कितना टाइम, कितना टाइम बचा आपके पास में, यदि मान लो 1 घंटा इसमें लगा दिया, 1 घंटा जजमेंट राइटिंग, 1 घंटे में आपको ये 2 करने हैं। यस, कैसे कंप्लीट होंगे, होंगे ही नहीं कंप्लीट, ऑप्शन ही नहीं आपके पास में कंप्लीट करने का। और ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, लाइक 6 नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो आपको इसको 1 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट करना है। सीधी बात, इससे ज्यादा समय है ही नहीं। ठीक है, 6 नंबर के 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट देने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपका टाइम हो जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे अपन दोबारा स्टार्ट करते, मान लो 3 × 10, 4 × 5, अलग कर रही हूँ क्या मैं, 3 × 10 से लिख देना, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, 6 नंबर के 5 क्वेश्चन और जजमेंट राइटिंग के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर के हैं उसमें हमने कितना टाइम दिया, मान लिया हमने मैक्सिमम 40 मिनट दिए, 40 मिनट्स। फिर इसको भी हमने कितने मिनट्स दिए, 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 35 मिनट्स। चलो 40 मिनट्स मान लेते, बस देखते हैं कितने बचते हैं। ये 40 मिनट्स, इसको हमने 5 क्वेश्चन को, मतलब 5 क्वेश्चन 1 घंटा, मतलब एक क्वेश्चन को अपन ने कितने मिनट दिए, मान लो 10 मिनट दिए, 12 मिनट दिए, तो ये हुआ कितने मिनट, ये 60 मिनट्स। तो 60, 40, 140, 140, 180, नहीं 60, 100 और 140। तो भाई देखो, कुल मिला के जजमेंट राइटिंग में भाई आपके पास में 40 से 45 मिनट ही बचेंगे। आप ये सोच ही नहीं सकते कि 1 घंटा, समझ रहे हो ना। इस तरीके, ये मतलब ये तो मेरा था, ये मेरी और रश्मि मैम की प्लानिंग थी। वो आपकी प्लानिंग क्या हो रही है वो आप अपने, ये तो मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको जैसे जजमेंट राइटिंग के लिए यदि आपको 1 घंटा बचाना है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँ, जजमेंट राइटिंग 20 नंबर का है भाई, 80 नंबर का पेपर है ये तो। जजमेंट राइटिंग में कोई जो जो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो इंसान 1 घंटा बचा रहा है, तो भाई आप इसमें अपने नंबर कम कर रहे हो ना। इसमें कितने नंबर दे देगा, 10 में से बच्चों को नंबर कहाँ मिलते हैं, 10 में से आप कॉपी देखो ना, बच्चों को 3 3 4 4, 3 4 3 4 3 4, यदि आप बहुत ही प्रो हो 7, बहुत प्रो 6। ठीक है, तो वो 3 4, इसमें 3 4 में अपन लिखो। ठीक है, लिखो 3 4 में, ऐसा नहीं बोल रही बिल्कुल टाइम ही नहीं छोड़ना। 45 मिनट मच सफिशियंट टाइम है, यदि आप एक मतलब एक प्रॉपर की स्ट्रेटेजी अपना रहे हो तो 45 मिनट मच सफिशियंट टाइम है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में नंबर नहीं मिलते हैं। आप नंबर किन में कैप्चर कर सकते हो, इन 80 नंबर में। इन 80 नंबर के क्वेश्चन में आपको मतलब नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, 20 जो 20 नंबर है, 20 में से मान लो
20 में से मान लो चलो 5-5 भी मिले तो मैक्सिमम बच्चों को इतने ही नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम। लाइक 100% बच्चे हैं ना, तो उसमें से 90% बच्चों को 20 में से 10 नंबर ही मिलेंगे, 20 में से 10 नंबर। वो बच्चे जो बहुत प्रो हैं उनको जरूर, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना, आपको 5 नंबर तो लाने ही है। पढ़ा तो है ही ना आपने, फॉर्मेट तो लिख के आ ही सकते हो आप, फॉर्मेट लिखना है भाई। उसके मैं ऐसे तो है नहीं हाथ पकड़ पकड़ के आपको ऑफेंस याद कर पाऊंगी। ऑफेंस तो मैंने आपकी टेबल बनाई है तो मतलब याद करवाए ना आपको, लेकिन एग्जाम में हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बेहतर कर भाई, ये इसमें तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी इंक्लूडेड है, सोचो आप। ठीक है, सोचो। तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस जिस जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो आप, वो थोड़ा सा अलग लेवल का है। यदि आप पहली बार मेंस दे रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि हमें सब आता है। भाई जिसको सब आता है वो मेरे जैसे बैठे रहते हैं। मैं बैठी हूँ आज, देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन समझो कि ये समझो जैसे मैं हूँ, मान लो आप में से कोई जज बन जाता है और मैं आपकी टीचर हूँ, लेकिन यदि सामने जज होगा और टीचर होगा, जज को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। भाई मिलेगी, चाहे कोई कितना ही कहे कि गुरु है और ये है, भाई रिस्पेक्ट उसी बंदे को मिलेगी। तो जैसे हमको जिसने पढ़ाया है, बंदा है जोधपुर का, बंदा है बहुत सुपर इंटेलिजेंट, मतलब यदि अपन यहाँ पे बैठे हैं ना, तो मतलब मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। पता है क्या करा उसने, क्या करा उसने प्री के पेपर में? स्क्रीन दिख रही थी क्या आप लोगों को मेरी? प्री के पेपर में Yes, क्या करा? ma'am. प्री के पेपर में उसने क्या करा है उस बंदे ने, ठीक है, 10वें की जगह उसने 11वें नंबर पे गोला लगा दिया, फिर सारे आंसर उसके गलत हुए, सारे आंसर। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको गर्त में लेकर जाता है, सीधी बात। ओवर कॉन्फिडेंस यदि कोई व्यक्ति, मतलब कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, वो हमेशा मतलब बहुत गलत है, गर्त में ही लेकर जाएगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको सब आता है। यदि आपका पेपर में भी आपको सब आ रहा है, तो भी अपना मुंह बंद करके चुपचाप घर घर पे आ जाओ। किसी को नहीं बताना कि आपका पेपर कैसा गया, किसी को कुछ ही नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है। और ना ही आपको किसी रिश्तेदार से डिस्कस करना है, ये सारी बातें आपको कोई लिटरली कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बता, कोई बताएगा ये इंस्टीट्यूट कि भाई आपको कितना टाइम किसको देना है। जो इंसान एग्जाम में बैठ कर आया है ना, उसको पता है कि उस टाइम पे क्या हालत होती है। और अगेन मैं इतना ज्ञान इसलिए मैं ये क्लास का टाइम खराब करने के लिए नहीं, आपको इस टाइम इस पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आपको 100 लोग 100 बातें बोलेंगे, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है आपको। जो चार पांच चीजें बोली, आपका टाइम सेट कर देना है। एक तो आपका टाइम टेबल आज की तारीख में, चाहे आप रात को 12 बजे सो, लेकिन आपका टाइम टेबल आज की तारीख में सेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। डेली के 1 से 1.5 घंटे आपको ऐसे राइटिंग को देने ही देने हैं, चाहे आपको लगे कुछ भी, लेकिन आपको डेली के 1 से 1.5 घंटे ऐसे राइटिंग को देने ही देने हैं। आपको दिन में लाइक 2 दिन में सीपीसी, 2 दिन में बीएनएसएस करना ही, और मतलब ऐसा नहीं है बेयर है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन अगेन बोल रही हूँ, ऑलरेडी मेंस के क्वेश्चन डिसाइडेड है कि जो आते आपको दिख जाएगा, कि ऊपर ऊपर से देख लो कि भाई इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। और ऐसा नहीं है, चलो लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं करनी, लेकिन डेली 1 घंटा आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, आप मन में ठान लो कि डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन लिखना है आज मुझे। ठीक है, अरेस्ट कब अरेस्ट की जा सकती है, तो वो क्वेश्चन लिखना है आपको, मतलब आता है लेकिन आपको अच्छे एक बार लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि डेली लिख लिख के ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी एग्जाम में लिखने की। दूसरा, जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है, उस पेन से पहले से ही लिखना तैयार कर दो। मतलब मैं जो पेन यूज करती थी, मैं बता रही हूँ, मैं पेंटोनिक पेन यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस पेन के अलावा मैं किसी और पेन से तो लिखती ही नहीं हूँ। आज कितने साल हो गए, मतलब चाहे वो रफ काम भी करना होगा ना, तो मुझे उसी पेन से काम करने की आदत है। पेंटोनिक करके एक पेन है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, 10-11 रुपए का एक पेन होता है उसका, पेन बहुत, बहुत अच्छा पेन है वो। सबकी अपनी अपनी आदत होती है, लेकिन मैं पेंटोनिक पेन से लिखने की आदत है मुझे। तो मुझे नहीं, मैं नहीं बोल रही कि उससे लिखो, लेकिन आपको जिस पेन से एग्जाम में लिखना है, उस पेन से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि क्या होता है, बच्चे नया पेन खोलते हैं, लिटरली लिटरली बच्चा नया पेन खोलते हैं, नहीं लिखा जाता। मेंस एक ऐसा एग्जाम है, उसमें आपको हर एक कदम फूक फूक कर चलना पड़ेगा। ठीक है, प्री और इंटरव्यू थोड़ा सा सिंपल है, प्री इंटरव्यू थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन मेंस एक ऐसा एग्जाम है जो उसमें कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं आपको पता ही है। मतलब नहीं होते बच्चे पास, सीधी बात है, बच्चे पास नहीं होते। पहला, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है बिल्कुल भी, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी डिसाइड होनी चाहिए, हमको टाइम सेट करके ही लिखना है। ठीक है, हमको टाइम सेट करके ही लिखना है, और कितना अच्छे से अच्छा हम लिख सकते हैं। आप अपने आप को देखो कि भाई यदि ये इंसान मेरी कॉपी पढ़ेगा, और ये इंसान ऐसे राइटिंग रट्टा घसीटा नहीं लिखना है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि अब आप ऐसे राइटिंग में कुछ अच्छा दिखेगा तभी तो वो आपको मार्क्स देगा।
नारी, यहाँ नारी की पूजा, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। भाई ये कोटेशन हर दूसरे बच्चे की कॉपी में दिखेगी। क्यों लिखना है आपको? कितना अच्छा आपके पास में, कितनी अच्छी फैसिलिटी है आपके पास में, चैट जीपीटी है, उसमें से निकालो ना 3 कोटेशन नारी पे, अच्छी कोटेशन बना के डालो ना। किसी ने मना थोड़ी करा है, रोका थोड़ी है, आपके पास में अच्छे फोन का यूज बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको यूज करना है तो लैपटॉप, और जहां पे जो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाला आपका ये जो यूट्यूब और ये सब चीजें, इंस्टाग्राम आपको नहीं चलानी है। 35 दिन मेंस के प्रिपरेशन के लिए सीरियसली बहुत कम होते हैं, सीधी बात, बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है। बी पॉजिटिव, और आज से ये सोच लो कि भाई हमें एक तो दुखी नहीं होना है, और हम जितना टाइम हमको मिला है उतना सबको मिला है, और हम अपना 110% देंगे, 100% नहीं, 110% देंगे। डन। आ जाइए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो देख लो, बाकी ऐसे कुछ सब देखो, सब सब एक ही नाव में खड़े हुए हैं, सबको सब लिखना है बस, इस माइंडसेट से कि भाई, मतलब ये भी सोच लो, देखो मैं बहुत खुश थी, यदि मैं प्री में पास नहीं हुई तो मैं बहुत खुश थी, समझो। मैं सोची यार, फिर वो इंटरव्यू में पहुंचाएंगे, फिर वो बच्चे मतलब लास्ट में ऐसे रोक देते हैं। लेकिन आप सोचो, यदि आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ, चलो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ मैं मानू, तो मेरे को लगेगा कि यार मैंने 1 महीना, मेरे को लगता है कि चलो मैंने 1 महीना मेहनत करी, मैंने अपना 100% दिया, मैंने 1 महीना, लेकिन मैंने 1 महीना मेहनत करी। लेकिन आप ये सोचो आज के टाइम में, यदि आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो आपने 4 महीने, मेरे से 3 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करी, भाई हुआ ही ना मेहनत 3 महीने। जो बच्चा मतलब, आप उनसे गए भी थे जो प्री में फेल हुए, हुए या नहीं हुए, भाई आपने 3 महीने उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करी है, आपने जजमेंट राइटिंग एक्स्ट्रा याद करा है, आपने ऐसे राइटिंग एक्स्ट्रा याद करी है, ठीक है। इंटरव्यू में पास नहीं हो, इंटरव्यू में देखो बच्चे, इंटरव्यू में जो बच्चा बैठा है वो इंटेलिजेंट बच्चा है ऑलरेडी, वो किस्मत है, वो किस्मत है, किस्मत है, और आपकी पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। यदि आप पास हो जाओगे तो, मैं तो इंटरव्यू पे भी, मैं तो इतना बोल ही नहीं पाती थी भाई, मैं पता है कैसी इंसान थी कि यदि 10 जने बैठे हो ना, तो मैं चुप रहूंगी, वो 9 जने बोलेंगे। आज मैं इसलिए बोलने लगी, धीरे 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 धीरे, जब मैंने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डाला है। तो अभी अपन जब मेंस क्लियर करेंगे, तो मैं इंटरव्यू के लिए भी आपको धमाधम धमाधम प्रिपेयर करूंगी कि नहीं, कैसे बोलना है, कैसे आप जज क्यों बनना चाहते हो, ये सब चीजें अपन बाद में देखेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य मेंस क्लियर करना है, मेंस क्लियर, किसी रिश्तेदार को नहीं बताना कि हम आरजेएस का एग्जाम दे रहे हैं। आज भी पछता रही हूँ, हर दूसरा, तू कब जज बनेगी, तू कब जज बनेगी, लिटरली सब पूछते हैं और बोलते हैं। मतलब मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो जज साहिबा, जज साहिबा, जज साहिबा, भाई मैं नहीं बनी हूँ, मैं तो अब मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है यार, क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी। किसी को नहीं बताना है आप, ठीक है, आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, खुद के। और जिस दिन आप जज बन जाओगे ना, खुद अंदर से ऐसा गर्व सा फील होगा, आपके माँ बाप को कितना गर्व सा फील होगा। तो जो अननेसेसरी जो भी चीजें हैं उन सबको छोड़ दो। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अपन ने टाइम वो कर दिया। मैम एक सेकेंड मैम, पेन, जेल पेन, बॉल पेन ऐसा कुछ होता है क्या कि ये कर ऐसा कुछ सकते हैं नहीं वो? होता, लेकिन बॉल पेन से ही लिखो, जेल से मत लिखो। मतलब ये ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे बॉल। राइटिंग अच्छी होती है जेल से स्पेसिफिकली, लिख तो लो, ऐसा? जेल से लिख लो, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा जेल पेन यूज करो फिर, लोकल जेल पेन यूज मत करो, कि कुछ भी, मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, फैल जाए, इंक फैल जाए, कुछ भी। अच्छा जेल पेन, खराब नहीं, 20 रुपए वाला, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगी 10 वाला भी, 20 वाला अच्छा जेल पेन यूज करो, ठीक है। अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो फिर है ना, मैं कल कल क्लास और लूंगी, और आपको फिर क्वेश्चंस भेजती रहूंगी, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा मैं आपको भेजती रहूंगी, तो उसको पढ़ लेना। ये आपके पास में, मैं मानती हूँ वो किताब होगी रॉबिनजीत की, उसमें अब मैं बोल दूंगी कि ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बस आपको हेडिंग हेडिंग पढ़नी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको यदि कन्विक्शन करना है तो क्या करना है, एक्चुअल करना है तो क्या करना है, वो बस फॉर्मेट है। आ जाओ एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी कॉपी देखूं, ये वाला क्वेश्चन किस किसने किया है, जल्दी से बताओ। संदीप ने किया है, और चलो अपन संदीप का, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। देखो अभी पूछ लेते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। सबने लिखा था, मैं मानती हूँ सबने लिखा होगा इस क्वेश्चन को, लिखा था या नहीं लिखा था इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं लिखा तो देखो, अब अब ये जो एक्सक्यूजेस है वो अब आपके पास में लेने का टाइम नहीं है। अभी बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन में अपन क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिखा हो सकता था। आ जाओ, देखो सुखाराम एंड जगन्नाथ,
क्लास को तो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, जो थी अपन